कुत्तों की सकिंग करें और उसको एक एनिमल और एक ट्रांस का सेक्स पसंद। पेप्सी की बोतल होती थी और वो आपके अंदर दे देते थे। ओहो। चोर के हाथ काट देने चाहिए इस्लाम में। ऐसे तो सारा मतलब 90% पाकिस्तान टुंडा घूमेगा। हम ये डांस पार्टीज और ये स्टेज पर नाच गाना, ये कपड़े उतारना, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना, इसको ना करें। सिंपल बात कहूँगी, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी। पाकिस्तान के सारे मर्दों को बच्चे चाहिए हो। मर्द हजरात को की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं, वो इज़्ज़त से अपनी बीवियों के साथ रहें, तो कौन करेगा। सियासतदान होते हैं झूठे, झूठ बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो जमा हो जाती है तो उनको लगता है कि हम कहाँ निकालें। 5 ख्वाजा सर एक्टिविस्ट हैं जो सिंध पुलिस के ग्रुप में मौजूद है, जिसमें IG सिंध खुद मौजूद है। LGBTQIA+। आपके कितने पॉलिटिशियंस जो हैं वो लेस्बियन होंगी, आपको क्या पता। अब आप ये कहेंगे कि हम दुपट्टे पहने, तो फिर दुपट्टे फिर आप सबको पहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशनाओ, मैं हूं आज़म रज़ाक। नाज़रीन, एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा और बहुत ज़्यादा सुना होगा, कुछ ज़्यादा और कुछ बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रांस राइट्स के ऊपर, और ट्रांस राइट्स क्या होते हैं, ये ट्रांस राइट्स हैं क्या, आखिर क्यों हम ट्रांसजेंडर्स को हमने बस से पुश डाला हुआ है, क्या हम ह्यूमैनिटी से निकल गए हैं, क्या हम इंसानियत से निकल चुके हैं, और क्या हम ट्रांसजेंडर को किस तरह देखते हैं, किस तरह हमारी कम्युनिटीज़, हमारी फैमिलीज़, हमारा पाकिस्तान और हमारे जो शहर हैं उनको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह उनको एक्सेप्ट करते हैं, और वो ख़ुद क्या चाहते हैं, उनके क्या मुतालिबात हैं, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं शहजादी राय, और मैं चाहूँगा कि हम पहले शहजादी राय से ही हम बात करें, उनसे ही इनको इंट्रोडक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी, ट्रांस राइट्स के ऊपर बहुत आप एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा आप काम कर चुकी हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी आपके इंटरव्यूज़ भी हैं, एक आध प्रोजेक्ट्स भी आप कर रही हैं। अभी इस वक्त आप मेंबर भी हैं एक पार्लियामेंट की, और वो पार्लियामेंट कौन सी, आप खुद अब डिटेल में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम शहजादी राय है। आई एम अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और मैं KMC की मेंबर हूँ। पहली ट्रांसजेंडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और साथ में मैं HIV प्रिवेंशन के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ पिछले तकरीबन 5 सालों से, और इसके अलावा डिफरेंट छोटी कंसल्टेंसीज वगैरह भी करती हूँ। अच्छा, शहजादी राय जो हैं वो आप TMC में पार्लियामेंटेरियन मेंबर हैं। KMC में जाहिर है जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें आप पार्लियामेंट्री मेंबर भी हैं। तो आप ये बताएं कि वहाँ पर जाने का मकसद क्या है और शहजादी वहाँ पर क्या कर रही हैं? देखिए, 2020 में जब हमारा कानून पास होता है लोकल गवर्नमेंट का, तो उसमें माजूर अफराद के लिए और अक़लियत के लिए, लेबर के लिए और ट्रांस के लिए सीट मुख्तस की जाती है, और इस पर हमने बड़ा काम किया था। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो थे, उनका एक बड़ा वो था कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, और स्टार्ट में ट्रांस कम्युनिटी नहीं थी, बाकी सारे थे, हम नहीं थे। और बेसिकली आपको पता है जब भी कोई काम होता है तो एक प्रोजेक्ट की सूरत में होता है, तो फाफेन का प्रोजेक्ट था और उन्होंने कहा था नहीं हम ट्रांस को नहीं डाल रहे, नहीं तो सबका काम रुक जाएगा। एंड देन उन्होंने कहा होस्ट लेकिन आप करेंगी इवेंट को, और जब मैंने होस्ट किया तो मैंने वहाँ ये बात रखी कि ये नाजायज़ है कि आप होस्ट भी हम कर रहे हैं और हम मौजूद हैं इस पूरे एक प्रोजेक्ट में, लेकिन जो आप ये करारदाद पेश कर रहे हैं मिनिस्टर साहब को, उसमें हम नहीं हैं। तो मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं हम खुद डालेंगे आप लोगों को, और उसके बाद जब बिल पास हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम उसमें मौजूद थे। और जब फिर इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह अक्सरियत मिली मेयर की सीट पे, तो फिर उसकी एक सीट पे मैं हूँ, और जो अपोजिशन को भी एक सीट दी गई उस पर चांदनी शाह हैं जमात इस्लामी की तरफ से। ओके, तो वैसे मैंने आपको देखा है जमात इस्लामी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, बहुत सारे मैंने आपकी शॉर्ट्स और क्लिप्स देखे हैं फेसबुक पर, जो है ना, मैंने आपको देखा है कि आप जमात इस्लामी के कुछ मेंबरान को या वैसे ही जमात इस्लामी को आप बड़े क्रिटिसाइज़ करती हैं, उसका बहुत छोटा सा रीज़न देते हैं कि क्या रीज़न है? देखिए, जब उन्होंने हमारे ऊपर एक पूरी सोशल कैंपेन, एक जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई थी जिसमें औरिया मकबूल जान भी थे और जमात इस्लामी ने फिर शरीयत कोर्ट में केस किया था, तो जो एक
होता है ना कि नफ़रत की वजह, मैं तो उसे नफ़रत का दूंगी, डिसएग्रीमेंट तो दूसरी चीज़ों पे आती है, झूठ पे नफ़रत होती है। जो एक वो झूठी कैंपेन चलाई गई थी कि मर्द से मर्द की शादी हो रही है, औरत से औरत की शादी हो रही है, पूरा एक कैंपेन की तरह पूरे पाकिस्तान में कि दीन इस्लाम ख़तरे में है। तो उस वक्त मुझे बहुत नफ़रत हुई कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो भी दीन का नाम लेके। सियासतदान होते हैं झूठे, झूठ बोलते हैं, हमें पता है बहुत झूठे होते हैं, यूटर्न ले लेते हैं, इट्स फाइन, बट दीन को जब आप साथ मिला लेते हैं तो फिर आपसे और नफ़रत होती है। ओके, तो आपने ट्रांस राइट्स के लिए क्या इक़दाम अभी तक, जब से आप केएमसी की पार्लियामेंट में गई हैं, तो ट्रांस राइट्स के लिए क्या इक़दाम आपकी तरफ से अभी तक हुए? देखिए, हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि केएमसी बहुत एक महदूद बहुत महदूद है, और उसमें अभी इंशाल्लाह 9 तारीख को अगर मैं पाकिस्तान में हुई तो हम करारदाद पेश करने वाले हैं, और 0.2% कोटा की, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से तो मिल चुका है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैंने कहा कि जब मैं केएमसी में मौजूद हूँ तो मैं वहाँ तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ। और दूसरा, मुर्तज़ा वहाब ने पहली बार रिज़र्व सीट्स के लिए जो है स्कीम्स को मुतारिफ़ करवाया, लास्ट हमारी मीटिंग भी हुई है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो हमारे मेयर हैं, जो हमारी आसफ़ा बीबी साहिबा हैं, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को सीरियस लिया है, क्योंकि हम बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलते हैं, हम बहुत पार्टीज़ के लोगों से मिले हैं, हमें कभी भी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं फ़ील हुई है। लेकिन अब जो हमारे कायदीन हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं और इस मसले का हल चाहते हैं, और हम इंशाअल्लाह उस स्कीम के तहत भी कुछ ना कुछ अच्छे अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे। अच्छा, शहजादी राय को इंडिविजुअली किन किन चैलेंजेस का सामना रहा और कैसे ओवरकम किया आपने इससे? देखिए, एज अ ट्रांस पर्सन स्टिल आई एम फेसिंग द चैलेंजेस ना। मतलब रोड पे जाने वाला रक्षा वाले को नहीं पता कि ये केएमसी मेंबर है, उसके लिए मैं वही एक ट्रांस हूँ। वही ट्रांस क्या? वही जो रोड पे घूम रहे होते हैं, और जिस तरह से ट्रांस को बिहेव किया जाता है, एक सर्टेन लेवल है लोगों का। कई दफ़ा लोगों को पता नहीं चलता कि ट्रांस है भी या नहीं, लेकिन जब उन्हें मेरी आवाज़ से कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद तो आपको हरास होना होता है। वो आपसे अजीबोगरीब सवालात पूछना शुरू कर देते हैं, और एक लिहाज उनका ख़त्म हो जाता है जो एक औरत के लिए या एक मर्द के लिए एक डर और लिहाज होता है, उसके बाद लोगों का वो लिहाज ख़त्म हो जाता है, और मैं भी वो आज तक फेस करती हूँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप किस लिहाज की बात कर रही हैं? लाइक लिहाज एक बहुत महदूद लफ्ज़ है ना, उसको एलैबोरेट करें कि लिहाज क्या ख़त्म हो जाता है, किस तरह के सवाल? मैं बताती हूँ कि अगर अभी यहाँ रोड पे किसी ट्रांस के साथ 4 लोग बदतमीज़ी कर रहे हो ना, तो कोई भी आके उन्हें रोकेगा नहीं। अच्छा। लेकिन जब किसी औरत के साथ करते हों या किसी मर्द के साथ भी जाती हो रही हो तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ट्रांस के साथ हो तो वो उनको एक फ़न लगता है। आपकी जो एक मेंटालिटी बन गई है इस मुल्क की हमारे लिए, कि आपने हमें एक तफरीक या एक ऑब्जेक्ट समझ लिया है, एक एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट समझ लिया है, और आपको लगता है कि आपकी जितनी भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है वो आपने हम पे ही निकालनी है। और सडनली जब रक्षा, मैं ऑटो वालों का ज़्यादा जिक्र इसलिए कह रही हूँ कि मैं ऑटो पे आती जाती हूँ, तो जब हम ऑटो पे बैठते हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं और जहाँ लोगों को ये बात पता चल जाए ये ट्रांस हैं, तो वो जो एक लिहाज, एक तमीज़ होती है वो भूल जाते हैं, और वही अपनी एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, एक हरासमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और ये डेली का है, आखिर रोज़ाना का ऐसा है। क्यों है? जाहिर आपने इस तरह कहा कि बज़ाहिर मर्द ये बात 5 लोग खड़े हो जाते हैं, ट्रांस के लिए नहीं होते। देखिए, ये बात का जवाब तो मैं समझती हूँ कि आपको देना चाहिए, हाँ, एक मर्द होने के नाते। अच्छा, औरतें नहीं करती? अच्छा, औरतें नहीं करती, मर्द करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये सवाल का जवाब आप खुद दें। आपको क्यों करते क्या हैं आप लगता है? लोग? मैं आपको उसका जवाब दूंगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कौम है ये। पाकिस्तानी मर्द बहुत ज़्यादा जो है वो फैंटिसाइज करते हैं पॉर्न मूवीज़ को, और उसके बाद उनकी वो फ्रस्ट्रेशन जो जमा हो जाती है तो उनको लगता है कि हम कहाँ निकालें जहाँ उनकी अपनी इज्जत भी बची रहे, जहाँ उनको अपना मसला भी ना हो और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाए, तो दे चूज़ ट्रांस पर्सन, और फिर वो ज़बरदस्ती करते हैं। हर कोई राज़ी नहीं है, हर कोई सेक्स वर्कर नहीं है हमें, हर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये बस एक प्लेजर की हम दुकान खोल के बैठे हुए, नहीं। लेकिन हाँ, लोग ये समझते हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कानून की एक पकड़ अभी भी इतनी मजबूत नहीं है, उनको डर ही नहीं होता कि इसका कोई भाई नहीं होगा, इसका कोई बाप नहीं होगा, इसकी कोई माँ नहीं होगी, इसका लिए कौन खड़ा होगा? प्रोटेक्शन नहीं होगी।
जाहिर है आगे एक होता है ना कॉन्सिक्वेंसेस का डर, लोगों को वो कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है। आपने कहा कि वो मूवीज से, पॉर्न मूवीज से फैंटेसाइज होते हैं और फैंटेसाइज होकर सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकलती है। आखिर क्यों आप ऐसा है? क्योंकि बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको नहीं लगता कि ट्रांस कम्युनिटी पर ही फ्रस्ट्रेशन क्यों निकलती है? ऐसी कोई तो वजह होगी, या तो ट्रांस जो है वो सेक्स वर्कर होंगे ज़्यादा, या कोई ऐसी ज़रूर बात होगी, या उसकी उनकी तरफ से कोई यकीनन कोई इशारा, कोई अट्रैक्शन या कोई ऐसा टैग होगा जिसकी वजह से सारे मर्द उस तरफ राग़िब होते हैं। देखिए वही बात है ना, मर्द को तो आपने रिपोर्ट बोल दिया है ना कि मर्द एक रिपोर्ट है, वो बेचारा है, वो राग़िब हो जाता है, उसको शैतान हावी हो जाता है। ना करें इस तरह से। औरतें कौन सी सेफ हैं आपके यहाँ? बच्चे कौन से सेफ हैं? सेफ तो कोई नहीं है। तो बस फिर वही बात है ना कि मसला मर्द की जहानत में है। और ये बात नहीं है कि मर्द, आप बाहर मुल्क में जाएं वहाँ पे भी तो मर्द है ना। बाहर मुल्क में भी तो ये सब नहीं होता। बहुत कदरन कम होता है, बहुत सेफ्टी होती है। अब पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं घूम के आई हूँ। मैं रात के 2 बजे भी चली जाती थी बाहर, मुझे कोई डर नहीं होता था क्योंकि कानून सख्त होता था। और जब कानून का डर हो, अच्छी परवरिश हो, अच्छी तालीम हो, आपकी जो दर्सगाहें हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको वो लिमिटेशंस और वो सारी चीज़ें सिखाती हैं और एक अच्छा इंसान आपको बनाती हैं। हमारे यहाँ आप नाकाम क्या है आपका सिस्टम, जिस सिस्टम पे मैं कहती हूँ हमारे बहुत सारे लोग बड़ा इग्नास करते हैं, हमें बड़ा टॉन्ट करते हैं कि हम फैमिली वाले लोग हैं, हमें इन ट्रांसजेंडर से दूर रखो, हमारे एक बड़ी माशरती वैल्यूज़ हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हो रहा है पाकिस्तान में आपकी बच्चियों के साथ, आपके बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, ट्रांस के साथ, तो माशरती तौर पे आप फेल हो चुके हैं, आपकी वैल्यूज़ फेल हो चुकी हैं। अच्छा, ये बात आपकी बड़ी लंबी हो जाएगी। माशरती तौर पर हम बहुत सारी चीज़ों में फेल हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि ये जो आपने एक बात कही कि हम फैमिलीज़ वाले हैं, हमारे फैमिली नॉर्म्स हैं, हम माशरती तौर पर बड़े अच्छे हैं, तो क्या ट्रांस की फैमिलीज़ नहीं होती? फैमिलीज़ हमें एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, तो हम उन्हें फैमिलीज़ क्यों माने? तो यही मेरा सवाल है कि फैमिलीज़ क्यों एक्सेप्ट नहीं करती? आखिर क्यों, क्या वजह होती है? देखिए वही बात है ना कि आपने एक समाज का दायरा बना दिया है, एक गैरत का आपने एक लिबादा ओढ़ लिया है। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है तो गैरत के नाम पे आपने क्रिटिसाइज़ कर देना है। और ये जो गैरत का वर्ड है, ये बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स की ज़िंदगी तबाह करता है। दैट्स द रीज़न। तो इसमें गैरत और का जो एलिमेंट है वो कहाँ से आता है? कब डिटर्मिनेशन होती है कि भाई ये ट्रांस है, या और अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यकीनन जिनकी फैमिलीज ट्रांस को पाल रही होंगी और वो बड़े अच्छी फैमिली नॉर्म्स के साथ रह रहे होंगे। देखिए, 1% लोगों को आप नहीं देख सकते ना। 1%, अगर एक लड़की घर से भाग जाती है, एक लड़की अपनी घर से भाग के पसंद की शादी करती है, तो उसकी फैमिली भी उसे गैरत के नाम पे कारोकारी के तरीके कत्ल कर देती है, कारी कर देती है उसे। और अगर आप दूसरे कल्चर्स में देख लें, बलोच में, पंजाबी में, पठानों में, सिंधियों में, हर जगह इस तरह का एक कल्चरली आप लोगों ने एक नॉर्म्स बनाई हुई हैं जो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आपके बच्चे, आपकी बेटियां भी इस चीज़ में पिस रहे हैं। अच्छा, अभी आपके क्या गोल्स हैं? कहाँ आप देखती हैं कि शहजादी राय जो है वो अपनी जेंडर कम्युनिटी के लिए क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या गोल सेट कर रखे हैं आपने? देखिए, मेरा भी अल्टीमेट गोल यही है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनमें काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और मैं समझती हूँ सिर्फ किसी एक कुछ एक्टिविस्ट से काम नहीं होने वाला। अब काम डिवाइड करना है। अगर मेरी एक वायलेंस को कंट्रोल करने की एक्सपर्टीज़ हैं, HIV पे मैं काम कर रही हूँ, और HIV के एक पे कोई इंसान, एक इंसान नहीं काम कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अब जो हमारी नई नौजवान लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे, हाईली एजुकेटेड है, उनको आगे लाना है, और ये जिम्मेदारियां अब उनको सौंपनी है कि ये आपने आगे लेके चलना है। अच्छा, ये आपने ये इन सब चीज़ों का, एक्टिविस्ट बनने का, मूवमेंट्स चलाने का ख्याल कब आया? किस एज में आया? क्यों आया? क्या वजह बनी? मैं खुद इन सब ज़्यादतियों का शिकार हुई थी और उस ज़्यादती के लिए मैं खड़ी हुई थी, और जब मैं खड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मैं मतलब कोई नहीं, कोई राइट नहीं रखती मैं, मतलब थाने से निकाल दिया था हमें। क्या हुआ था?
मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगी, बस मैं एक बहुत एक आप कह लें कि सो कॉल्ड महज़्ज़ब फैमिली से आई थी। मेरा बाप डिप्टी मैनेजर था सेल मिल में, मेरी माँ प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। और उसके बाद जब मैं अपनी कम्युनिटी से मिली, जो मैं समझती हूँ मेरी अपनी ज़िंदगी थी, और जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा तो यहाँ तो राइट्स ही नहीं है। यू हैव टू गिव सेक्सुअल फेवर्स डेली, तब आप सरवाइव कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी चॉइस हो, उसमें आपने करना है, आप ऐसे नहीं रह सकते इलाके में। उस वक्त बड़ा सेक्टर्स का इंचार्ज का एक दौर होता था, तो बस उस दौर से मैं गुजरी। और मैं उस वक्त, जिस वक्त नाम लेना भी बड़ा डर लगता था, हम थाने गए थे तो मुझे एक हकीकत पता चली कि हम इंसान ही नहीं है कानून की नज़र में। मतलब कोई राइट नहीं। उस वक्त रेप का कोई लॉ नहीं था और उन्होंने कहा था हम क्या करें, हाँ सेक्टर इंचार्ज ना, हम धक्का देके निकाल दिया था हमें। मेन शाहरा फैसल पे हम लोग खड़े हुए थे और वहाँ से मुझे किसी ने बताया कि कमिश्नर ऑफिस जाओ। फिर पहली बार हम लोग कमिश्नर ऑफिस गए और वहाँ से पहली बार किसी गवर्नमेंट के लोगों से मिले, किसी गवर्नमेंट इदारे में गए और हमने चीज़ों को समझना फिर मैंने शुरू किया। और जब एक केस इस तरह से, खैर एफआईआर नहीं कटी, सज़ा नहीं मिली, पर चीज़ें थोड़ी कंट्रोल हुई ना, उनको मतलब फ़ोन वोन आए ऊपर से कि भाई हल्का हाथ यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए। तो फिर जब केसेस होने लगे ना तो कम्युनिटी मेरे पास आने लगी, यार हमारी हेल्प करें, ये कर दो ना, ये करते हैं ना। फिर इस तरह से, और मेरी जो एक स्ट्रगल है, मेरा जो एक स्टार्ट है, वो बहुत एक आप कह लें कि तमाशे से भरा हुआ था। हमारा काम होता था उस वक्त थाने में जाना और थोड़ी देर बैठना और फिर थाने वालों की बातें सुनना और फिर हंगामा करना। फिर हम कपड़े भी उतार देते थे अपने हक के लिए। वो एक सर्वाइवल था। मैं 2010, 11 और 12 की बात मैं बता रही हूँ। तो स्टार्ट में हमने सिर्फ ये किया था। अच्छा। मैं तो उस वक्त एक रेडी हो गई थी कि हाँ बस अब थाने जाना है, अब ये करना है, और ये एक प्रैक्टिस में आ गई थी अंटिल 2015 पे। मतलब ये प्रैक्टिसेस थी, वीकली प्रैक्टिसेस, डेली प्रैक्टिसेस की तरह? मुझे नहीं पता था एक्टिविज्म क्या है, मुझे नहीं पता था क्या है, बस मुझे पता था ये लड़ना है, ये करना है, ये करना है। और मैं वो करती थी। तो उसके बाद मेरी मुलाकात होती है एक औरत से जो फेमिनिस्ट है, शीनी एजाज और शीनी नसत, और वो कमीशन की मेंबर थी। ओके, विजिलेंस? हाँ, नहीं, वुमेन कमीशन की मेंबर थी। उसके बाद बहुत सारी और फेमिनिस्ट मिली और उन्होंने पुलिस से हमारा एक कोऑर्डिनेशन बनवाई। ओके। और आज मैं समझती हूँ हमारे जो केसेस की रेशो है, मैं पुलिस की वो रवैयों की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो केसेस का रेशो है वो बहुत कम हो गया। क्योंकि एक औरत 1000 बार सोचती है एफआईआर कटवाने के लिए, पर ट्रांस नहीं सोचता। सही कहते किया है मैं तो जाऊँगा, और वो चले जाते हैं। और फिर अब हमारी इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और इसमें देखिए सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे एक ये आप समझ लें सबका एक मिलजुल के का एक वो पूरी है कम्युनिटी का। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ, तो ये हाईजैक होना होगा। बहुत सारे और एक्टिविस्ट ने मिल के अब वो ग्रुप पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सिंध में से 5 ख्वाजा सर एक्टिविस्ट हैं जो सिंध पुलिस के ग्रुप में मौजूद है, जिसमें आईजी सिंध खुद मौजूद हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। और कोई भी केस आप भेजें तो विद इन 15 मिनट्स टू 10 मिनट्स आपको मुतलक का एसएसपी रिस्पॉन्ड करता है। तो केसेस बहुत आसान हो गए। मतलब ये तो बहुत जो है ना रैपिड रिस्पांस है। हाँ। एसएसपी आपको 15 मिनट में रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर आप बोल रहे हैं कि राइट्स नहीं है। नहीं, देखिए एक सर्टेन चीज़ को हमने बेहतर बनाया है। लीगल स्टेटस होना वो एक अलग चीज़ है जो हमें 2018 में मिला है। एसएसपी रिस्पॉन्ड कर दे, आपके पास कानून ही नहीं है, क्या करेगा एसएसपी? एसएचओ क्या एफआईआर काटे? सही बात है, किस पे एफआईआर काटे? कानून ही नहीं है। कानून अभी भी चैलेंज हुआ शरीयत कोर्ट में, उन्होंने, फिर हम वहां से केस हार गए और उसके बाद अब हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है। स्टिल मुश्किलात हैं। कानून चैलेंज हुआ शरिया कोर्ट में आप लोग केस हार गए, वो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया है रिव्यू के लिए। हाँ, वो वर्डिक्ट मैंने लेके हमने वो, क्योंकि मैं पार्टी थी और शरीयत कोर्ट में तो मेरे पास ये था कि मैं उसको चैलेंज कर सकती। जैसे शरीयत कोर्ट के तमाम फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, हमने भी वैसे ही चैलेंज किया। ओके, तो वो उसी तरह आपने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, अब उसका इंतजार है। अच्छा, एक बात बीच में रह गई। आपने कहा कि जब आपके साथ पहला जो इंसिडेंट हुआ ज्यादती का, उसको किसी तरह भी आप देख लें, जो कि अफसोसनाक था, और उसके बाद आप पुलिस के पास गई, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? मैं अलग थी फैमिली से। अच्छा, आप, they don't know। अच्छा, वो उनको पता ही नहीं था, तो आप पहले ही फैमिली से अलग हो गई थी। एज कितनी थी आपके उस वक्त? 16 साल। ओके। एंड जस्ट साइड पास्ट मैट्रिक।
ओके, तो उस वक्त जो है, अच्छा मैट्रिक से याद आया, स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या रवैये होते हैं? क्योंकि एक अलग स्कूल तो है नहीं ना, आप खवातीन के मैं स्कूल में जा आपको सकते हैं एक ना आप ऐसी मर्दों के स्कूल में बात जा सकते हैं। बताती हूँ कि एक ट्रांस बच्चा जब पैदा होता है और जब अपने घर से अकेले निकलना शुरू होता है ना, तब से वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। समटाइम्स लोग बहुत चीज़ें दे देते हैं बच्चे को, टॉफ़ीज़ दे देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं और समझते हैं कंसेंशुअल हो रहा है। नहीं, बच्चे का कोई कंसर्न नहीं होता। तो वो जो बच्चा घर से निकलता है, 7 साल का होता है, तो उसके बाद से वो जिनसी शिकार वो स्कूल, कॉलेज, ख़ानदान, कज़न्स, जहाँ जहाँ वो जाता है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनते 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 जब तक वो कम्युनिटी में आके और उसके बाद वो एम्पावर्ड होके उसे समझ आए कि कानून अब हमारे लिए बन गया है, तब तक वो होता रहता है। मतलब और हर बचपन एक से की लेकर कहानी हर मैं स्टेप बता- पर। हर स्टेप पर, हर जगह पर, ओ माय गॉड। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो बहुत कम ही जा पाते हैं, और हर जगह आप जाते हैं जहाँ पे भी, घर में, ख़ानदान में, कज़न्स में, हाँ, बहुत मुश्किलात हर हैं। जगह आप जिनसी ज़्यादती का निशाना बनते बनते जब तक आप में चीख मारने की ताकत नहीं आती, जब तक आप थाने जाने की ताकत नहीं आती, जब तक एक ये जो हमारा सिस्टम आपस का बना हुआ है आप उसमें दाखिल नहीं होते और आपको पता हो कि मेरे पीछे 4 लोग खड़े हैं जो मेरे जैसे ही हैं और मुझे समझते हैं, तब तक वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनता जाता है। और वो जाहिर है उस पे ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं, वो कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो कितनी मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, वो किस फिज़िकल हेल्थ से गुजर रहा है, वो किस मेंटल पेन से गुजर रहा है, तो इसका किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, इसी वजह से आप लोग सब अपनी कम्युनिटी में रहते हैं इकट्ठे होकर, सर्वाइवल है। ताकि हमें कोई मसला हो तो एटलीस्ट हमारे साथ के लोग हमारे साथ खड़े हों। मसला और एक फैमिली की कमी भी पूरी हो जाती है। एक फैमिली कमी पूरी हो जाती है, जाहिर है एक फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए इसके लिए, या कम्युनिटी को किस हद तक जाना चाहिए ख़ास तौर पर इस मामले में? देखिए, फैमिलीज़ के लिए तो एक ही बात बोलूँगी कि मैंने देखा है कि कोर्ट्स में मैं बहुत गई हूँ। सही। मैंने तकरीबन 90 से ऊपर FIRs कटवाई हैं। ओके। तो मैं पहली से दूसरी हेयरिंग तक जाती हूँ विक्टिम के साथ ना, तो मैंने देखा है कि कातिल भी आए हुए होते हैं, चोर भी आए हुए होते हैं, डकैत भी आए हुए होते हैं, उनके साथ उनके माँ बाप भी खड़े हुए होते हैं। राइट। तो मैंने वहाँ सोचा कि यार हमारे क्यों नहीं खड़े हो रहे? हाँ, ये चलिए ठीक एक है, अफसोसनाक- आप अफसोसनाक मजहबी बात तौर है। पे हमें कह रहे हैं हम गलत हैं, आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम गलत हैं, तो चोर डकैत भी मैंने देखा है कि कौन कौन खड़े होते हैं। मैं पूछती हूँ, माँ बाप, माएँ बूढ़ी सी खड़ी होती हैं, पता चलता है भाई मुलजिम के साथ आई हुई हैं, रो रही होती हैं। और देखा है मैंने, कहा नहीं यार, हमारे माँ बाप को भी एटलीस्ट खून की एक लाज रखनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। LGBTQIA+ एक बहुत लंबी टर्म है, इसको आप किस तरह बयान करेंगे? क्या अंडरस्टैंडिंग है लोगों के लिए? लोग तो बड़े इंतशार में इस टर्म को लेकर। ये सिंपली इस टर्म का L मतलब लेस्बियंस, के मतलब G मतलब गेस, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांस, I मतलब इंटरसेक्स, Q मतलब Q एक अम्ब्रेला टर्म है, सबके लिए यूज़ होती है। और प्लस लगा दे भाई, अब और नहीं आना, जितने आ गए। प्लस का मतलब है और आ सकता है। हाँ, और अब हम आगे कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, अब प्लस में सारी जितनी भी और आइडेंटिटीज आएंगी वो उसमें शामिल हो जाएंगी, ऐसा ही है। अच्छा, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के और रिलीजियस कॉन्टेक्ट्स को देखते हुए हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो एज एन पाकिस्तानी और डेफिनेटली एज एन मुस्लिम, आप इस LGBTQ की टर्म को किस तरह देखते हैं? देखिए, अब होता है कि मैं दो बातें करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ और मैं काम क्या करती हूँ। राइट। देखिए, जब मैं कोई भी चीज़ किसी प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ, स्पेशली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो कोई, या सिंध मूरत मार्च जैसे हमारी एक सियासी तहरीक है, तो वो पॉलिटिक्स हमारी बहुत हिजड़ा सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है, जो विद इन अ कंट्री पॉलिटिक्स को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम करते हैं। लेकिन अब अगर आप इंडिविजुअली मुझे पूछेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को जीने का हक़ है, हर इंसान को समझो तो सही, जैसे हीरा मानी के ने कहा था मर्द को भी समझो, तो मैं ये कहती हूँ इन सब को भी आपको समझने की ज़रूरत है, ये आप ही में से पाए जाते हैं।
ये आप ही के बच्चों में होते हैं, आप ही के लोगों में होते हैं, इनको समझें। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में चुप चुपा के होती हैं जिनकी नताइज में समझ, मैं नहीं कह रही आप खुलेआम करें या आप मज़हब के ख़िलाफ़ चले जाएं, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी गे बच्चे की ज़बरदस्ती शादी करवा के किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देना, दिस इज़ रॉन्ग। इन प्रैक्टिसेस को आप समझें। आपके पास साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ को भी आपको एक खातिर में लाना होगा, उसको एक मजाक और तफरी समझना बंद करें। बच्चों की जो भी उनकी मसाइल हैं उनको आप एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर एक मेडिकल चैनल के साथ आप चल के अगर उनके साथ डील करें बच्चों के साथ माँ बाप, तो चीज़ें बेहतर होंगी। मैंने बहुत तलाक़ें होते देखी हैं कि एक लड़के का इंटरेस्ट ही लड़की में नहीं है, आपने ज़बरदस्ती शादी करा दी कि लड़की आके बच्चे को सही कर देगी, विच इज़ रॉन्ग। अच्छा, ये जो बड़ी एक आपने आसान अल्फाज में इसको बयान कर दिया कि जाहिर है हमारे मज़हब में कुछ हमारे जो रिलीजियस कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें गे, लेस्बियन ये टर्म्स हैं ही नहीं, ठीक है। ट्रांस के टर्म हमारे मज़हब में मौजूद है और ट्रांस की आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो अब तो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन भी कर दी, उसके ऊपर एनआईसीज भी बन गए, डिटर्मिनेशन के तरीके भी उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना वो एज़ पर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने वो दे दिए। तो आप ये क्या इसको किस तरह देखती हैं? अगर हम मज़हब को बीच में वो करें तो इसको इससे आउटकम किस तरह किया जाए खातिर पाकिस्तान में जब यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमें और बहुत इंतशार पसंद लोग? देखिए, सेक्शुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी में फ़र्क है, आप इस चीज़ को समझें जी। आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप किससे अट्रैक्ट होते हैं? आपको मर्द पसंद है, आपको लड़के पसंद है, आपको लड़कियां पसंद हैं, आपको ट्रांस पसंद है, वो एक अलग चीज़ है। इस पे ज़रूर मज़हब इम्प्लीमेंटेशन करेगा, पर मैं ख़ुद कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं ख़ुद को क्या आइडेंटिफाई करती हूँ, वो जेंडर आइडेंटिटी है। और यही डिफरेंस है ट्रांस और लेस्बियन और गेस में, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। और इस मेजर डिफरेंस के चलते हुए आप मज़हबी तौर पे बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफात रख सकते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन के, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी से तो कोई इख्तलाफ ना समाज को होना चाहिए, सोसाइटी को नहीं होना चाहिए, मज़हबी तौर पे भी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी हिसाब से गुजारना चाहती हूँ, तो इस पे बहुत छोटी सी चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें हम मज़हब की ऐसी देखते हैं कि बड़ी सख्त है, चोर के हाथ काट देने चाहिए इस्लाम में। ऐसे तो सारा मतलब 90% पाकिस्तान टुंडा घूमेगा, लेकिन नहीं तो फिर तो हम तो मज़हब के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। हम आप नहीं जाएं, लेकिन हमारी जो एक आइडेंटिटी है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप उसको भी उसी में ले आते हैं कि बस इनको भी रगड़ दो, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपके सामने कोई गे नहीं है, आपके सामने आपके कितने पॉलिटिशियन गे होंगे आपको क्या पता, आपके कितने पॉलिटिशियन जो हैं वो लेस्बियन होंगी आपको क्या पता, उसका कुछ नहीं पता चलता। पता चलता है जेंडर आइडेंटिटी के लोगों का जो हम है। तो जो सारा नज़ला है, जो सारा हेट है, वो हमारी तरफ ही है सिर्फ। तो मैं उस हेट को जो है वो ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं डिवाइड नहीं कर रही कि नहीं आप वहाँ हेट दें, किसी को भी नफरत ना करें। यही तो मेरा सवाल था कि जेंडर आइडेंटिटी तो हमारे पास है, ट्रांस आइडेंटिटी भी है, गे और जो लेस्बियन हैं इनके लिए क्या किया जाए? इनके लिए आप तब कुछ करेंगे ना जब वो आपके सामने आए। अभी आप क्या करेंगे उनको? अभी तो जो आप कर रहे हैं वो इनके नाम पे हमारे साथ कर रहे हैं ना। मेरा फिर आपसे भी अब ये सवाल है, ये जितने भी मौलवी जो हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, नफरत अंगेज तकारीर कर रहे होते हैं, जुम्मे के खुतबों में बातें कर रहे होते हैं, बेसिकली दे टारगेटेड अस। वो जेंडर स्टडी उन्होंने की नहीं है, वो अपने हिसाब से बड़े अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अपने हिसाब से वो चीज़ों को समझते होंगे, बट आप इस तरफ भी तो देखें, आप किसी की सज़ा किसी को दे रहे हैं। गेज़ की और लेस्बियंस का जो मसला है वो खुद अपना जंग जब उन्हें लड़नी होगी वो लड़ेंगे, हम उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ भी नफ़रत करें, आप उनके साथ भी मजहबी तौर पे नफ़रत करें या क्या, लेकिन वो अपनी बात खुद करेंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं, आप उनका नज़ला भी हम पे घुमा रहे हैं क्योंकि हम नज़र आते हैं। दैट्स द इशू। अच्छा, तो नज़र आने से याद आया कि अभी आपने एक जिक्र किया है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस गे होंगे और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस फीमेल हैं वो लेस्बियन होंगी। तो क्यों अगर ऐसा है जो कि भाई आपकी एक सेकंड ना, आप मैंने पॉलिटिशियंस का सिर्फ एक मिसाल दी, लेकिन मैं हर जगह हर ख़ानदान हर घर में होगा। आप भी तो कहीं पैदा हुए हैं ना,
ठीक है, तो आपके घर में भी कोई ना कोई तो होगा ना जो इन एहसासात के साथ पैदा हुआ होगा। वो उसके साथ कैसे डील कर रहा है, रिलीजियसली हो या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, या देख रहा है, या चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, या अपना नफ्स काबू में कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ऐसे लोग हर जगह पैदा होते हैं। नहीं, बिल्कुल पैदा होते हैं, जाहिर है हम में से ही है ना। मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो वो पॉलिटिशियन भी होंगे, वो आपके कुछ टीचर्स भी होंगे। जानते हैं किसी? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। और प्राइवेसी के लिए अगर मैं किसी को जानती भी होती ना, मैं कभी किसी की प्राइवेसी लीक नहीं, डेफिनेटली वो तो एक प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए। वैसे हो सकते हैं, आपके ख्याल में होंगे? मैं तो कह रही हूँ हर जगह होते हैं, हर खानदान में होते हैं, हर घर में होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मूरत मार्च कुछ दिनों पहले अभी हुआ, मकसद इसका क्या था? क्या मकसद है इसका? इस मूवमेंट का मकसद क्या है? देखिए, जब ये मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी उस वक्त जमात इस्लामी की तरफ से बड़ी एक नफरत फैलाई जा रही थी पूरे पाकिस्तान में। जमात इस्लामी की तरफ से जमात इस्लामी थी, और इसके अलावा कुछ जमात इस्लामी के सपोर्टर्स ही थे। उनकी पूरी एक मीडिया टीम होती है, आपको भी पता है। मजहबी एक तंजीम थी और मजहबी नहीं, मैं सारी मजहबी तंजीमों को नहीं कहूँगी। जमात इस्लामी का एक अपनी जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बेसिकली डिज़ाइन की थी कि उन्होंने पहले तकारीर की कि भाई मर्द से मर्द की शादी हो रही है, पाकिस्तान तबाह हो गया है और दीन खतरे में है। सही है। फिर उन्होंने कहा नहीं, सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन का मसला है। फिर उन्होंने एक डेटा नादरा का पेश किया। बाद में नादरा ने कहा कि वो हमारा डेटा ही नहीं है, जो पार्लियामेंट में पेश हुआ। ये मजाक नहीं है, ये पूरा एक गेम था जो इस कम्युनिटी के साथ खेला गया, क्योंकि हम बहुत वल्नरेबल हैं। इनको पता है इनमें से तो कोई उठ के नहीं आने वाला सही से। और पूरे पाकिस्तान के बच्चे से आज अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे 2018 का ट्रांसजेंडर बिल, वो कहेगा हराम। पता उसे कुछ नहीं होगा उसमें लिखा हुआ क्या है, क्या बात की गई है, किस बातों पे एतराज़ है, किस पे नहीं है। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट हराम का एक लेबल लगा दिया। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं थी कि हम कैसे उस मिस इंफॉर्मेशन को, जो एक झूठी खबरें, उनको काउंटर कर सके। तो हमने सिंध मूरत मार्च स्टार्ट किया। जैसे औरत मार्च होता था, तो हमने कहा हम अपना एक फ्रांस का मार्च करते हैं। तो हमने एक पहली सियासी एक तहरीक शुरू की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। और ये सियासी तहरीक सिर्फ ट्रांसजेंडर ही नहीं, बल्कि हर उस मजलूम तबके, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे बलोच लोग हों हमारे। हम तो बलोचों को किस तरह इसमें ऐड किया? बलोचों, क्यों, वजह? देखें, हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं। बलोचों को मजलूम समझती हैं? मैं महारंग बलोच के साथ मिली थी, और महारंग बलोच ने मुझे, वो अपनी एक बात कर रही थी कि मैं जब एयरपोर्ट जाती हूँ इस बलोच ड्रेस में, तो मुझे रोका जाता है, सिर्फ मुझे मेरी पहचान और मेरे पहनावे पे रोका जाता है। तो फिर मैंने उसे कहा, महारंग, फिर तो आपकी और हमारी स्ट्रगल सेम है, क्योंकि हमें भी इसी तरह रोका जाता है पहचान में। और ऑब्वियसली हम जब समझते हैं कि ऐसे तबके जो मुल्क में, मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे बहुत सारे पख्तून लोग भी इस तरह मिसिंग हुए हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के आपके मसले हैं। आप लोग ब्लास्फेमी के इंजाम पे जला देता है पूरी बस्तियाँ, चोरियाँ हो जाती हैं। मैंने बहुत क्लोजली देखा है, मैं माइनॉरिटी मार्च में हमेशा अटेंड करती रही हूँ। तो हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो वल्नरेबल हैं पाकिस्तान में। और ये हमारा बड़ा दिल है कि आप हमारे साथ, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन हम उन तमाम वल्नरेबल लोगों के साथ एज अ सियासी तहरीक जुड़ते हैं। सही। तो ये वो सवाल वहीं खड़ा है कि ये मकसद सिर्फ माइनॉरिटीज़ को करने के लिए, या कुछ ट्रांस राइट्स के ऊपर भी जो है ना ये बात, बेसिक ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं हम ना। अच्छा। जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हैं ना, हमें रोज़गार चाहिए, हमें तालीम का हक चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें हमारा कोटा चाहिए जो ऑलरेडी पास हो चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, खैर वो हो गई है। मैं थैंक्स करती हूँ सिंध गवर्नमेंट का कि वो पॉलिसी उन्होंने लॉन्च कर दी है। और बाकी हमें रहने के लिए घर चाहिए। घर लेने में हमें बड़ा मसला होता है, रेंट का इशू होता है। और हम शुरू से एक बात करते हैं दियत के कानून की, पहले टाइम से हम ये बात कर रहे हैं। और आप लोग भी रोते हैं जब नताशा कुचल देती है लोगों को कारसाज में, तो बड़ी गालियां पड़ती हैं। शाहरुख जतोई का केस हो तब उसको बड़ी गालियां पड़ती हैं, लेकिन आप उस कानून को कुछ नहीं कहते हैं। और हम एक्चुअली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इतनी एम्पावर्ड है कि उस कानून तक हम आए हैं कि ये दियत का कानून, ये खतरनाक है हमारे लिए। ये जो ब्लड मनी, नहीं ब्लड मनी ना, ब्लड मनी इज डेंजरस। और अगर आपने कत्ल किया है ना,
तो फिर आपको सजा होनी चाहिए। दैट्स इट। सजा क्या होनी चाहिए? सजा अब वो आपके कानून के या उम्र कैद हो। दैयत भी तो एक तरह की पेनल्टी है ना। तो ये पेनल्टी नहीं है। फिर नताशा को क्यों गालियां दी? फिर तो ये सारी पाकिस्तानी अवाम को आज आप मीडिया पे बैठ के बोले नताशा ने कानूनन और दीनी तौर पे सही काम किया। मैं वही तो वो सही थी। मैं आपसे सवाल ही यही था कि आपकी नज़र में सज़ा क्या होनी चाहिए? जो उन्होंने किया उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। कोई पेनल्टी ना हो, कोई भी फाइनेंशियल पेनल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको या तो उम्र कैद होनी चाहिए, या उसने अगर बहुत जैसे नशा करके गाड़ी चला रहा है, इतनी इररिस्पॉन्सिबल हरकत कर रहा है, तो उसको भी सज़ा मौत देनी चाहिए। Exactly, that was my question. आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ों से और भी एग्री करता हूँ। दैयत का कानून डेफिनेटली एक हमारा दीनी कानून है और शरीयत कोर्ट में, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में कवानीन जो हैं वो दो हैं, एक शरई कानून है और एक हमारा जो इस वक्त का जो कानून है नॉन शरई, वो भी उस दोनों शामिल है। दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, लेकिन जाहिर है जब एक शरीयत बन गई उसके ऊपर तो हम कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन अपने पाकिस्तान के कानून में इसकी सज़ा सख्त की जा सकती है। देखिए उलमा मौजूद हैं, और मैं आपको एक बात और बताऊं, उलमा इस चीज़ पे बात क्यों नहीं करते? मैं आपको एक बात और बताऊं, हमेशा याद रखिएगा, दैयत आपने कभी सुना है कि किसी गरीब ने दैयत दी है? अमीर ही देता है। क्यों देते हैं? इसका मतलब अमीर कत्ल करे और पैसे देते हैं। Exactly. ये मसला ये है। तो इस मसले को रिजॉल्व, अच्छा चलिए आज आप अब बात जब कर रहे हैं कि शरीयत कोर्ट भी है, इसमें शरीयत भी है, हमें ये सब चीज़ें मालूम हैं, तो ये अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को? कानून का इशू नहीं है यहाँ पर, कानून की इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। आप मेरी बात सुने, एक शख्स से मिसाल के नताशा की बात कर लेते हैं। नताशा ने एक कुचल दिया गाड़ी पर किसी को, उन पे 70 लाख रुपए की दैयत बनती थी, 68 लैक्स, ठीक है। उसकी दैयत उन्होंने दी और उनको वो मिल गई, बेल मिल गई, ठीक है। लेकिन दैयत किस तरह दी गई? प्रोटेक्शन, अगर मुद्दई की प्रोटेक्शन किसका काम है? अगर ये इस्लामी कानून की आप बात करिए, तो जब इस्लामी कानून ये नाफिजुल अमल था पुराने टाइम पर, तो उसमें जो मुद्दई होता है वो क्या होता है, जो विक्टिम होता है ना, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको रियासत प्रोटेक्ट करता है। अगर उसके पास पैसा नहीं होते तो उसको रियासत एक वकील फराहम करता है। यहाँ पर रियासती वकील भी बिकते हैं और उसको प्रेशराइज करके दैयत की रकम दी जाती है। देखिए आप एक मेरी बात सुने ना, आप कि ट्रांस कम्युनिटी का जो सालों से कत्ल हमारा होता आ रहा है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये कानून है। बहुत आसानी से कोई भी आके मार देता है हमें, और जो माँ बाप हमें निकाल चुके होते हैं वो ही पैसे लेते हैं, 5 लाख 6 लाख, या आप तो बहुत ऊपर 60 लाख तक जा रहे हैं। मतलब 4-5 लाख पे भी माँ बाप को बिकते हुए बहुत आसानी से देखा है। कत्ल के केसेस मैंने डील किए हैं, वो लेके चले जाते हैं और वो माँ बाप निकाल चुके होते हैं, और जो निकाल चुके होते हैं। और फिर जब हम कई दफ़ा, आपने सुना होगा कि गैरत पे भी बड़ा हमें मार दिया जाता है। गैरत पे नहीं मारते। जब हम अपनी विरासत का हिस्सा मांगने जाते हैं, अभी एक लीगल एक सोसाइटी एक इदारा है, उन्होंने हमें कहा कि हाँ लेस, तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपके सारे केसेस, वैसे भी वो लड़ते थे, लेकिन अब हम आपके जितने भी प्रॉपर्टी केसेस हैं वो भी लड़ेंगे। तो काफ़ी सारे ट्रांस ने कहा हाँ ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आप अपना हिस्सा मांगने जाते हैं, गाँव में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो भाई मार देता है, बाप माफ़ कर देता है। तो आपने तो ट्रांस को मतलब सफ़ा से हटसी से मिटाने का, उसे कत्ल करने का कानूनी रास्ता दिया हुआ है। आप इसे रोकें। हमारे कत्ल हो रहे हैं, थैलियों तक में जो है हमारी बोटियां लेके गए हैं पेशावर में लोग, सारे केसेस। एक पे सिर्फ एक इंसान को सिर्फ सज़ा मिली है, वो भी हमने दिलाई थी, वो भी चलने को जी इदारे मौजूद थे, सारी चीज़ें मौजूद थी। एक हज़ारों कत्ल हुए हैं, हज़ारों। ऐसा मेरे अपने 2 चेले कत्ल हो चुके हैं। मेरी अपनी समझे, जो मेरी अभी चूजन फैमिली है उसमें से 2 लोग कत्ल हो चुके हैं। तो दिस इज़ डेंजरस थिंग। हम इसको रोकना है, ये हमारा मुतालबा है। अभी उलमाए दीन का काम है कि उसमें ये इतनी गुंजाइश पैदा करें। पैदा तो कर लेते हैं ना, पहले मतलब तस्वीरें भी मना थी, वीडियोस भी मना थी, सारी चीज़ें मना थी, अब सब गुंजाइश निकल आई है। मैंने मौलाना फजल रहमान का एक इंटरव्यू देखा था, जो स्टेज पे चढ़ के वो दे रहे थे कि गुंजाइश हमने निकाल ली है क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है। नताशा जैसे लोगों को, शाहरुख जतोई जैसे लोगों को सज़ा दिलाना ज़रूरी है। ये अमीर बाप के बिगड़े बच्चे आपके बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ही नहीं, अब आप लोगों के लिए भी। तो इस पर आप लोग कानून, आप लोगों ने कोई इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए
कहीं दरख्वास्त दायर की है या असम्बली गए हैं, क्या किया आप लोगों ने? हमने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट से काम हो जाएगा? देखिए वही बात है ना कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। सिंध मुहूर्त मार्च को हमने सोचा था कि बड़ा सोचा है कि इंडिपेंडेंट एक रखेंगे, ना किसी से फंडिंग लेंगे, ना किसी के मातहत काम करेंगे। राइट। पहला एक इंडिपेंडेंट सियासी मूवमेंट रखेंगे, जैसे औरत मार्च है, हम उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब उसके लिए आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम केसेस की तरफ जाएं। कुछ केसेस हमने किए हैं, सारा मलकानी हमारे साथ होती हैं, उन्होंने फ्री में केसेस कर हमारे जो हैं लड़े हैं और हाई कोर्ट तक भी हम चीज़ों पे गए हैं, पर इतना आसान नहीं है। अगर सब हमने ही करना है तो फिर फ़ायदा रियासत का। हम रियासत को एहसास दिला रहे हैं कि ये एहसास आपको होना चाहिए, जो आप पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक वाकया आपने सुनाया था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं कि ये मीडिया का क्या रोल है इसमें, ख़ास तौर पर LGBTQ और जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर ट्रांस, इसमें मीडिया के रोल को किस तरह देखती हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करता है मीडिया? LGBT का तो मीडिया का कोई रोल ही नहीं है ना। सही है, ट्रांसजेंडर एक फ़नी चीज़ है आपके लिए, आपके मतलब शोज़ पे आप किसी भी मर्द को मेकअप करा के बिठा देते हैं और हंसी मजाक चल रहा होता है और एक चीप किस्म का आप शो बनाते हैं, और मीडिया बहुत सारी चीज़ों को सेंसर नहीं करता, विच इज़ रॉन्ग। सेक्स का वर्ड बोलें तो सेंसर हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। जब ये आपका ये चलेगा, जब मैं सेक्स बोल रही हूँ तो आप सेंसर करेंगे, लेकिन जब हमारे लिए हेट स्पीच की जाती है, जैसे शेख रशीद बहुत बकवास करता था। क्या बकवास? वो अपने सियासी अपोनेंट्स को, मैंने देखा एक नामर्दगी, हिजड़ा, इट्स वेरी कॉमन कि अगर आप किसी को तजलील करते हैं और इस चीज़ को आपकी न्यूज़ चैनल्स हेडलाइंस बना के दिखाते हैं। बेसिकली मीडिया इज़ द वन हु गिव देम सपोर्ट दीज काइंड्स ऑफ जो बयानात होते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। क्योंकि हिजड़ा एक आइडेंटिटी है, उसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप बेइज्जत उसको एक ऐसी डेकोरेटरी तरीके से आप पेश कर रहे हैं, और आप दिखाएं ही ना। मीडिया एक बहुत पावर है और मीडिया को अपनी पावर का पता है। मीडिया ऐसी चीज़ों को ना दिखाएगा तो आप यकीन माने ऐसी चीज़ें होना बंद होगी। मीडिया आज, अगर आपने मुझे यहाँ इज़्ज़त से यहाँ बिठाया है, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से एज अ गेस्ट दिखाया है, तो जो भी आपका ये चैनल देखेंगे एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक रिस्पेक्टफुली वे से देखेंगे। डिसएग्रीमेंट रखेंगे, मेरी बातों से ज़रूरी नहीं इत्तेफाक करें, पर एक रिस्पेक्टफुली रखेंगे। अब आप यहाँ पे किसी भी अपने लड़के को बिठा के, अपने किसी वर्कर को फुल एक भयानक सा मेकअप करके आप उसको बिठा देते हैं और वो इतनी फजूल बकवास कर रहा होता है शोज़ पे, और आपके वो शोज़ चल रहे होते हैं नेशनल टेलीविज़न पे। ये शर्मनाक है आपके लिए। आप पूरी आइडेंटिटी को जो है आपने मजाक बना दिया। कैमरा पे हमने बहुत लेटर्स लिखे हैं, आप बार बार लेटर का कह रहे थे ना, हमने बहुत लेटर्स लिखे हैं, पर अभी तक चीज़ें वैसे स्टॉप नहीं हुई। इमरान खान का नाम लो ना तो मना हो जाता है। ये बड़ा एक ये है ना, आप जो सख्ती आप इमरान खान पे कर रहे हैं, हमारे ऊपर इस तरह की चीज़ें डाल देंगे कि भाई इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मीडिया की मजाल है, आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीज़ें जो बलूचिस्तान में हो रही है मीडिया कुछ नहीं बोल रहा, चुप है ना, बंधा हुआ है ना, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता ना, तो हमारे लिए भी थोड़ी ऐसी पाबंदी कर दें। तो दिस इज़ आई थिंक कि हमारा मीडिया इतना आज़ाद नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जितनी आज़ादी मिली भी है तो उसमें भी वो अगर अच्छा काम करके दिखाएंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे, तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। इनका ये कहना है कि सबको जीने का हक है। हाँ, सबको जीने का हक है, जो जैसे जीना चाहता है उसको वैसे जीने दिया जाए, जी रहे हैं। और अगर वो खुल के जीना चाहे, मतलब अगर ये सब चीज़ें कॉमनली करना चाहे तो उसको इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए इजाज़त देनी चाहिए। मैं ये नहीं समझती कि आप अगर इतना वो है तो ठीक है, लेकिन उनको कत्ल कर देना, उन पर जुल्म कर देना, उनकी जायदादें खा लेना, उनके साथ नाइंसाफ़ी करना, जिन्स की बुनियाद पे अगर कोई गे है और तो उसको तकलीफ़ देना, मैं इस चीज़ के तो बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। तकलीफ़ देने से क्या मुराद है? तकलीफ़ देने से कि अगर एक बच्चा गे होता है और उसे वालिदैन प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं देते हैं, कहते हैं कि शादी करोगे लड़की से तो प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, तो ये सारी नाइंसाफ़ियाँ मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो कानून है, जो दीन है, उससे हम बदलने का नहीं कह रहे, पर जो एक्स्ट्रा ज़्यादतियाँ की जाती हैं जिसकी दीन भी इजाज़त नहीं देता, जैसे कि उनका रेप हो जाता है, उनको जायदाद से निकाल दिया जाता है,
उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया जाता है, और अगर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को ओपनली डिस्कस करें तो उन्हें जान से मारने का धमकियां दी जाती हैं, उनको वर्क प्लेसेस पे हरेस किया जाता है, एज अ ब्लैकमेलिंग ये टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हम तुम्हारा ये राज खोल देंगे। एंड इट्स वेरी कॉमन, बहुत केसेस आए हैं ब्लैकमेलिंग के, पर लोग पैसे मांगते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली को जाके बता देंगे कि तुम गे हो। इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये चीज़ें अब हम देखते हैं क्योंकि हम लीगली काम कर रहे हैं, हम वायलेंस पे काम कर रहे हैं। मेरे पास अगर कोई एक गे उठ के ये आता है और ये सारी कहानी बताता है तो मुझे ऐसा लगता है विदाउट उसकी जो एक उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है और जो उसकी ओरिएंटेशन है उसको देखे बगैर एक इंसान समझ के मुझे उसके लिए काम करना चाहिए कि वो ब्लैकमेल हो रहा है और वो डर रहा है इज्जत की खातिर। बहुत सारे लोग अपने राज को राज रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में ओपनली लोग करते भी नहीं हैं, हमें नहीं नज़र आता ना वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर वो अगर हैं, पैदा वो इस तरह हुए हैं, इन फीलिंग्स के साथ पैदा हुए हैं और लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है। अच्छा, फीलिंग्स के साथ पैदा हुए हैं, एक मेल है, उसकी ओरिएंटेशन भी मेल है, उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी मेल वाले हैं, तो फीलिंग्स डिटरमिन कैसे की जाती है? भाई देखें, वो हर इंसान अपनी फीलिंग्स ना खुद डिटरमिन करता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ ना बस वही है ना कि इंग्लिश के 2 अल्फाज से चिढ़ जाते हैं। बच्चाबाजी क्या है? पाकिस्तान के सारे मर्दों को बच्चे चाहिए होते हैं। मैं सेक्स वर्क के पेशे में रही हूँ खुद, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं घर से निकली थी, मैं इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ। सबको बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए बच्चा आपको? मदरसे के आपके बच्चे क्यों सेफ़ नहीं हैं? ये सवाल आपने कभी किसी उस रेपिस्ट मौलवी से तो बुला के नहीं पूछा। ये भी मीडिया का एक देखें एक हिपोक्रेसी है ना। वो तो मानते ही नहीं है। नहीं, अब वही बात है ना कि जब उन पे केस हो जाए तो आप जाएं थाने ना, पकड़ के उसको गर्दन से पकड़ के उसको माइक पे बिठाएं। गलती हो गई, शैतान आ गया था, शैतान आ गया था, उसको आप एलोब्रेट करें ना कि ये फीलिंग्स कहाँ से आई और ये आती जा रही हैं, हो रहा है ना। उनकी बीवियां भी होती हैं, बच्चे होते हैं, फीलिंग्स इट्स मीन कि ये हैं, तो उन्हें डील करने के लिए हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं फिर यही बात समझा रही हूँ, लोग बड़ा गलत ले लेते हैं कि हम दीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बट आपने उन बच्चों को तो सेव करना है ना। आपने जो लोग ऐसी फीलिंग्स रखते हैं और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए भी तो बात करनी है ना, उनको ब्लैकमेल तो नहीं करना ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इन सब चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। जब तक मसलों के बारे में खुल के बात नहीं होगी तब तक उनका सल्यूशन भी नहीं होगा। अगर हम किताबी बातें कर देते हैं यहाँ पे बैठ के और बहुत सारी एक अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मसले हल नहीं होते। जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो आप रियलिटी देखते हैं, तो उस टाइम आप एक बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं जिनसे एक पॉसिबिलिटी हो। आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वही किताबी बातों पे हम चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे रिलेवेंट है, जाहिर है बहुत अरसे से आप एक्टिविस्ट हैं। जब आप मेंबर ऑफ केएमसी पार्लियामेंट बनी तो उसके बाद हरासमेंट का शिकार हुई या कोई ऐसी मेजर हरासमेंट जो आप कहें कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी? पता है, जब वो मेजर हरासमेंट होने लगती है ना तो मैं चीख पड़ती हूँ। मैं केएमसी की मेंबर हूँ, मैं 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, तो लोग थोड़े रुक जाते हैं। बट अगेन वही बात है कि मैं हर जगह चीखना भी नहीं चाहती। हर जगह मैं ऑटो में जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, वो बंदा मुस्तकिल बोले जा रहा है, तो आई यूज्ड टू वेयर लाइक एयरपोर्ट्स डाल के मैं सुनना ही बंद कर देती हूँ। और कई दफ़ा वो ये कहते हैं कि पैसे नहीं तो हम ऊपर चल लेते हैं घर में तुम्हारे, तो बुरा लग रहा होता है कि भाई मैं पैसे भी पे कर रही हूँ, मैं आपको मतलब जो आपका रेट है वो मैं दे रही हूँ आपको, आप इज्जत से मुझे ले जाओ ना। ट्रैवलिंग आप सुकून से ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं बहुत चिढ़ती हूँ इस चीज़ से, मुझे रोज़ फेस करना पड़ता है। मैं बार बार पॉडकास्ट में जिक्र करती हूँ, मुझे कई दफ़ा वॉक से मैं वापसी आती हूँ, लेट हो जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ चलो मैं आज ऑटो में बैठ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ला अभी इसकी भी बातें सुनूँ। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये एक बुरी प्रैक्टिस है। और जो हमारे बाहर निकलने को, अब मैं जॉब कर रही हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, इतनी एम्पावर्ड होके, मैं एक 18 ग्रेड की ऑफिसर होके, सिटी काउंसलर होके भी मैं ये सोच रही हूँ। तो आप ये सोचें जो आम बच्चा है वो क्या फेस करेगा, वो सेक्स वर्किंग की तरफ जाएगा या वो किसी जॉब की तरफ जाएगा। जॉब में हज़ारों मसले हैं और छोटी सी तनख्वाह है। सेक्स वर्किंग में क्योंकि वो शोबा भी आपने ही बना दिया इतना बड़ा ना, तो वो बच्चा आराम से 3 लाख रुपए घर में कमा रहा है, ना बाहर की झंझट, ना किसी को देखना, ना चीखना, ना कुछ करना। मैं इतने धक्के खा रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी अभी मेरी सैलरी हाफ कर दी है
और मुश्किल से हम 80,000 रुपीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आपने ऐसे मौके बनाने हैं कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो काम करने के लिए आसानियाँ पैदा करें, और हुकूमत इस चीज़ पे नाकाम है। एज अ सोसाइटी आप नाकाम हैं। आप सेक्स वर्किंग की बहुत अच्छी राहें खोलते हैं। आपसे खाना मांगे तो आप कहते हैं पहले ब्लो जॉब कर लो, लेकिन आपसे काम मांगो तो आप काम नहीं देते हैं। आपका ये दोहरा मयार भी सोसाइटी का। आप हर चीज़ हम पे ना डाल दें कि हम ही हर चीज़ के कसूरवार हैं, ये तो गलत है ना। सोसाइटी कर रही है तो आप करवा रहे हैं ना। क्लाइंट ख़त्म हो जाएं, मर्द हजरात को की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं, वो इज़्ज़त से अपनी बीवियों के साथ रहें, तो कौन करेगा सेक्स वर्क? सही बात है। जब उसे कुछ नहीं मिलेगा, 4 दिन 5 दिन 10 दिन कोई उस बेचारी ट्रांस से मिलने नहीं आएगा। इवन किसी औरत को ही अगर सेक्स वर्क करे उससे कोई मिलने नहीं आएगा, कोई मर्द सेक्स वर्क करे उससे कोई मिलने नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो काम करने लगेगा। आपने उस चीज़ को इतना वो किया है। आप डांस फंक्शंस पे ट्रांसजेंडर की वीडियोस देखें, आप लाखों रुपए ही उड़ रहे होते हैं। कई दफ़ा लिटरली मुझे फील होता है कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं तो इतनी ये काम कर रही हूँ, प्रोजेक्ट कर रही हूँ। बस ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है। यही है, सही है। अब मैं आके देख रही हूँ लाखों रुपए हैं, तो ये सब चीज़ें सोसाइटी खुद कर रही है। ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपको, मैं समझती हूँ आज आपके तवज्जुह से एक बात कहूँगी, अगर आपको हमसे मसला है ना, तो इस बात को समझें कि मसला आप खुद हैं। अगर आप वो मसला अपने हल कर दें तो हम भी सही हो जाएंगे। तो कुछ जिम्मेदारी खुद भी लें, अपनी भी अकाउंटेबिलिटी खुद से ही खुद ले लें तो बेहतर है। कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में कभी रहा हो, इसको आप कभी नहीं भूल सकती हैं और बहुत चाहेंगी कोई और फेज़ ना करे? बहुत सारे वाक़यात हैं। अभी मैं आपको कैमरा से बंद था तब मैं आपको एक वाक़या सुना रही थी, मैं वही सुना देती हूँ। जब शुरू में मैं थाने जाते थे, मुझे कुछ एक्टिविज़म का पता नहीं था, मेरा काम था बस जाके लड़ना, सही, जाके चीखना पुकारना और लाइक कपड़े उतार देना और सब करना कि भाई हम आए। और मेरी चेला थी, वो गुलशन में रहती थी बैतुल मुकर्रम के सामने। उसको एक बंदा उठा के ले गया, और वो बंदा सबको उठाता था। अच्छा, उठा के ले गया? वो सबको ले जाता था, और साथ में वो कुत्तों के साथ आपको बिठा देता था, और उसके बाद वो आपको कुत्तों के साथ कहता था कि आप सेक्स करें। वो एक साइको बंदा था, लेकिन वो इतना पावरफुल था, उसकी पावर मैंने कुत्तों के साथ? हाँ, और वो आपके घर में आ जाएगा, तो आप अगर 4 लोग घर में हैं तो वो चारों को एक साथ कहेगा कि आप उसके साथ फिजिकल हो आपस में। बस गुलाम ना, वो डोमिनेशन वाला, वो एक बादशाह बन जाता था। और उसके बाद ये चीज़ें चलती आ रही थी, तो हमने कहा अब मेरी चेला को ले गया था, और मैंने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। हम अजीज़ भट्टी थाने गई थी। ओके, वो बंदा अजीज भट्टी थाने का था? नहीं, वो बंदा उस एरिया का था? एरिया वो लगता था। और अजीज़ भट्टी थाने में अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के साथ ही एक पटरियों वाली जगह है, वहाँ पे फिर उस बंदे को पुलिस वालों ने उन्हें फ़ोन किया, तो वो बंदा मेरी चेला को लेकर आया, और उसने गुस्से से पुलिस को कहा किसने कंप्लेन किया। अच्छा, पुलिस वालों ने उसको फ़ोन किया कि लेकर आओ? पुलिस को पता था? और फिर पुलिस वालों ने कहा साहब ये है, साहब ये है। और मैं तो ऐसा भागी, मैंने कहा गई अब तो शायद एक मोबाइल, हम मोबाइल में गई थी, अजीज़ भट्टी थाने से अल मुस्तफ़ा तक मोबाइल में गए थे, तो भागी वहाँ से। और मुझे याद है मैं पूरी रात अल मुस्तफ़ा के हॉस्पिटल में छुपी रही थी, उसमें वॉशरूम्स में उनके ना बहुत गंदे वॉशरूम थे, लेकिन पूरी रात सुबह तक मैं छुपी रही, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं पकड़ी गई ना तो मेरे साथ तो वो होगा जो मैंने सारे किस्से सुने हैं ना शहजादी, इससे वर्स्ट होगा। और मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ें सुने थे। वो क्या करता था? वो बंदा आपके साथ जो है, वो मैं खुल के नहीं यहाँ बता पा रही है, कि वो कहता था कि आप कुत्तों की सकिंग करें, और उसको एक एनिमल और एक ट्रांस का सेक्स पसंद था, उसको देख के एंजॉय करता था, उसको फैंटेसाइज करता था, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में था। जिस पे जो उसको डिसओबीडिएंट होता था, देन वो पेप्सी की बोतल होती थी और वो आपके अंदर दे देते थे। ओहो। तो ये इस तरह की, वो वही बात है कि मैं कैमरा के सामने भी इतना नहीं बोल सकती, तो इस तरह के साइकोटिक लोग कराची में भरे पड़े हैं, पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं, इनको भी तो लगाम डालनी है ना। तो इसलिए मैंने जो एक्टिविज़म शुरू किया था, मेरा बस ये था कि वायलेंस को हमें कंट्रोल करना है। अब सिंध पुलिस माशाल्लाह बहुत हम बेहतर काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है चीज़ें, लेकिन ये एक
ऐसे लोग जो जहनी मरीज़ मौजूद हैं, जो अपनी इस किस्म की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊं कि सेक्स वर्किंग इज़ नॉट ईजी। ये सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, ज़बरदस्तियाँ आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। और अभी भी आज भी बहुत सारे लोग इतने एम्पावर्ड नहीं हैं, और वो कम्युनिटी के लोग आज भी इलाके वकीलों के हाथों इसी तरह से अच्छा, आपको क्या लगता है कि मिसाल के तौर पर कितने परसेंट जो ट्रांस और ख़ास तौर पर LGBTQ के जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको पता है, ट्रांस की बात करते हैं हम, कितने परसेंट ट्रांस हैं जो आप ये समझती हैं कि उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसका रेप ना हुआ? रेप की बात कर रहा हूँ, सेक्स वर्किंग की बात। देखो, मैं LGBT कम्युनिटी का तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती। ट्रांस कम्युनिटी मैं ट्रांस का बता सकती हूँ कि 98% 99% सबके रेप हुए, और वो इंटेंशनली सेक्स वर्किंग में नहीं जाते, जाहिर है फिर वो मजबूरन उनको जाना पड़ता है। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की, हम बार बार मैं शोज़ में ये बात कर रही हूँ कि जॉब करना इतना डिफ़िकल्ट है सोसाइटी में, और सेक्स वर्क करना इतना इजी है। और जब आप अपने घर से निकलते हैं, आपका कोई वेलफेयर नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी जगह, आपका कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, राइट, कोई ऐसा ओल्ड हाउस नहीं है, कोई ऐसा बच्चों का हाउस नहीं है जहाँ हम रख सकें। तो वो बच्चा जब घर से निकलेगा तो उसकी फ़र्स्ट अर्निंग क्या होगी? हर कोई ऐसी सोच नहीं रखता कि वो मेरी तरह चीज़ों को इन्वॉल्व होने के बाद उन्हीं से अपनी ज़िंदगी को बनाए और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे और फिर चीज़ों को अच्छी तरीके से ज़िंदगी को लेके चले। वो ऑब्वियसली आसान नहीं होता। मैं एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी, मैं चीज़ों को समझती थी, मुझे कंटिन्यूसली एक लोगों की भी सपोर्ट थी। तब जाके मैंने ये न्यूरो लिंग्विस्टिक का कोर्स किया, प्राइवेट BCom किया, मैंने नेपाल पढ़ने गई, मैं ये सारे मौके मुझे मिले, उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट मेहनत की। और वो भी एक, आप समझ लें कि ट्रांस थी उस वक्त, कोई और था नहीं ऐसा, तो मुझे चांस मिल गए, स्कॉलरशिप्स मिल गई। पर हर कोई तो अब इन सब चीज़ों पे नहीं जा सकता, और जाहिर है कोई। तो मेरा मुतालबा ही रियासत से ये है कि आसानी पैदा करें, ऐसे सख्त डिस्क्रिमिनेशन के कानून लेकर आएँ जिससे आपको एक जो गली में चलता हुआ बच्चा भी हूटिंग ना कर सके। आपका तालीमी निज़ाम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे लिए इज़्ज़त का एक चैप्टर होना चाहिए, हमारी हिस्ट्री होनी चाहिए कि आने वाली नस्लों को आप एकदम से सब बंद करके एकदम से सबको अपग्रेड नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम, ये सदियों का एक टाइम है, सालों लग जाएंगे, लेकिन सालों के लिए कुछ बेसिक मुतालबात हैं कि अगर आप अपनी एजुकेशन में चैप्टर्स डाल देते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, आप हरेसमेंट के सख्त कानून ले आ सकते हैं। और आप यकीन माने, जो बातें मैं कर रही हूँ वो औरतों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, औरतें भी आपकी सेफ होंगी। इन सब चीज़ों पे आप काम करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जिस तरह बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बाहर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो आसानी से पैसे कमा रही होती है जॉब से, क्योंकि वो ईजीली ट्रेन में चले जाते हैं। मैं रह कर आई हूँ, उनसे मिल के आई हूँ, हम यहाँ सिर्फ ऑटो पे ही अटके रहे हैं। तो चीज़ों को आसान करें आवाम के लिए, वर्किंग क्लास लोगों के लिए। वही लोग मुल्क को चलाते हैं एक्चुअली, वही लोग मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इस तरह अपने कम्युनिटी को अपग्रेड करना है। मैं सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने एक जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है वो हमारे हिसाब से बनाई है, हमारी मुशावरत से बनाई है, तमाम एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुई हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान भर में जो 3 और सूबे हैं वो काफ़ी चीज़ों में पीछे हैं, वो अभी भी कोई काम कर नहीं रहे, उस तरह नहीं कर रहे। सही बात है। आप नहीं लिफ्ट कर सकते, फिर आप अपलिफ्ट कैसे करेंगे कम्युनिटी को? फिर आपको हम रोडों पे ही नज़र आएंगे, जो हमारे में खूबसूरत होंगे वो महक मलिक की तरह फिर लाखों कमाएंगे, पर वो ये एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ही चलते रहेंगे। जाहिर है एक वक्त में आगे खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है, आपको बूढ़ा भी तो होना है। बट वही बात है ना कि मर्दों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बहुत आसानी से आपको पैसे मिल जाते हैं। लाखों आप वीडियोस देखें, लाखों ओल्डे होते हैं। तो आपने अब अपनी प्रायोरिटीज़, सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ आपने चेंज करनी होंगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सवाल और है अब मूरत मार्च के हवाले से। ये जो आपने बात की, अगर यही मूरत मार्च को वो रंग ना दें जो, जिस तरह आपने कहा कि पैसे उड़ रहे होते हैं डांस पर, पैसे उड़ रहे होते हैं उनकी मर्दों की ख्वाहिशात पूरी करने पर, असल में हमारे जो मूरत मार्च पे क्रिटिसिज्म मिलता है, औरत पे क्रिटिसिज्म मिलता है। मैंने बहुत सारे औरत मार्च, वुमेन राइट्स की एक्टिविटीज़ मैंने कवर की हैं बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों में। वहाँ पर मैंने वुमेन राइट्स की जो प्रेजेंटेशन है ना वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है।
आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ जो मुर्द मार्च और औरत मार्च है, इसमें जो प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अपने अल्फाज का चुनाव और अपनी एक्टिविटी का जो तरीका, जो प्रोटेस्ट का तरीका है, उसको थोड़ा सा हमें कम्युनिटी के हिसाब से करना होगा। जैसे भी आपने कहा कि आप एक सर्टेन कम्युनिटी से मिलने के लिए जो दुपट्टे ओढ़ के गई, हमारे यहाँ भी जूली आती है तो भी दुपट्टा ओढ़ती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं तो हम उस मुल्क के हिसाब से चलते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं हम उस मुल्क के हिसाब से हमने कवानीन में अगर लेजिस्लेशन करवानी है तो आपको नहीं लगता कि हम उस तरह से एक्टिव हों? हम ये डांस पार्टीज और ये स्टेज पर नाच गाना, ये कपड़े उतारना, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना, इसको ना करें। ये सवाल कम्युनिटी का है। देखिए अब वही आइडियोलॉजी का यहाँ फ़र्क है। सही है, एक बहुत बेसिक फ़र्क है आइडियोलॉजी का। आप कह रहे हैं कि जो शरीयत नाफिज होगी ना वो सिर्फ मार्चेस में से होगी। एक सेकंड आप मेरी बात सुने ना। हमारी तहरीक का सबसे बुनियादी जो एक बात है वो फ्रीडम है। सही है, हम फ्रीडम भी चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुने ना, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम किस तरह का नहीं होता, उससे हम क्या जवाब दें? नहीं, फ्रीडम की डिटर्मिनेशन होगी ना। नहीं, आप, मेरी एक मर्जी है, कपड़े पहनना है मेरी एक चॉइस है। सिंपल बात कहूँगी, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, ठीक है। उस मेरे जिस्म और मेरी मर्जी पे मैं कुछ भी करूँ वो मेरी चॉइस है, ठीक है। इस चॉइस को अब कुछ चीज़ें आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही अगर आप बिल्कुल ऐसे कर लें कि आप दुपट्टे पहन के मतलब बिल्कुल खड़ी हो जाएं मार्च पे, नहीं, हर जगह एक आज़ादी पे डांस होता है। आप पता नहीं कौन से मुल्क में गए हैं, आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज तक जितने मार्चेस में बाहर गई हूँ मैंने देखा है कि हर जगह डांस होता है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मैं एक बात बताऊँ, सारा साल हम आप लोगों के लिए नाचते हैं, आप लोग बुलाते हैं पैसे देके, लाखों रुपए का एडवांस देते हैं। अब सुने, एक दिन अगर हम अपने लिए नाच लें तो उस पर एतराज़ है। ये आपकी हिपोक्रेसी नहीं है कि एक दिन पे आपको हमारे एतराज़ है। पूरे साल आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो भाई चलो खुसरे बुला लो, सही है, महक मलिक को बुला लो। 4 महीने पहले हमने एडवांस, क्योंकि शादी की डेट इस दिन फिक्स करनी है, क्योंकि महक मलिक इस दिन फारिग हैं, अवेलेबल हैं। ये आप लोग कह रहे हैं, उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन एक दिन कम्युनिटी जो कि मर्दों को साइड पे करके खुद रात नाचती है, और मार्चेस का मतलब ही आप एक स्ट्रीट पावर शो करते हैं। कम्युनिटी को, ऐसी वनरेबल कम्युनिटीज़ को स्ट्रीट पे अपने खुला इजहार करने का एक मौका मिलता है। और कम्युनिटी को अब ये बहुत फेस्टिवल्स की तरह भी लगते हैं ग्राउंड कम्युनिटी को। हमारे पास कोई ऐसा फेस्टिवल्स मौजूद नहीं है जो, क्योंकि पहले मार्च के बाद मैंने चीज़ें देखी कि वो एज सच ग्राउंड कम्युनिटी तक ऐसा पॉलिटिकली चीज़ें नहीं जा रही हैं। अब दूसरे मार्च में सब ने 3-3 महीने पहले से ड्रेसेस सिलवाए, वो आज़ादी फील करते हैं। आप अभी रोड पे निकल जाते हैं, हमारे लिए ये मुश्किल होता है। हम रोड पे खड़े होते हैं तो पुलिस वालों को भी बता देते हैं उसका। तो वो डिफरेंस जो है वो एंजॉय करने दें। इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, जमहूरियत भी तो है ना, हम चॉइस को भी हम करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि हम दुपट्टे पहने तो फिर दुपट्टे फिर आप सबको पहनाएंगे। एक होता है ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज हमें, आप सऊदिया में, अब सऊदिया में भी तो ट्रांस है ना, सऊदिया में भी हैं, पर उन्होंने शरई निज़ाम रखा हुआ है अपना और वो उसी हिसाब से रह रहे हैं। पाकिस्तान में भी आप शरीयत नाफिज कर दें, फिर हम चीज़ों को बेहतर होते हुए सब देखेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह भी आपने कहा ना, बिल्कुल हम उसको, पूरी दुनिया ना उस जो मार्च होता है ना, मार्च का बिल्कुल मतन और जो मकसद होता है वो डिफरेंट होता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर मार्च करें तो उसका कोई फायदा हो। लोग उसको फन गाला लेते हैं, देखने वाले भी उसको फन गाला लेते हैं, आसान लेते हैं, मजाक लेते हैं। देखने वालों का मसला ये है कि हम अगर कोई भी बात करेंगे ना, उन्होंने मजाक ही लेना है, उन्होंने क्रिटिसाइज ही करना है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा हमें अब डिफ्रेंशिएट करना होगा कि एक बड़ी पेट्रियार्कल माइंडसेट का हमारा एक मुल्क की सोसाइटी है जिसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, और उसी वजह से ये मार्चेस किए जाते हैं। अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को इतना क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, आप देखें कि दीन को दुकान ना बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक मशहूर डिज़ाइनर हैं, वो बैठी हुई फुल मेकअप में, वो हमें शरीयत सिखा रही हैं। आप मेरी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें शेयर कर रही हैं, मेरी पास्ट की तस्वीरें शेयर कर रही हैं। दीन में ऐसा तो नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करें, बिल्कुल। और दीन, जहाँ तक मुझे पता है कि शरीयत में औरत का वीडियो बनाना तो बहुत गलत है, वीडियो ही गलत है। दूसरा, शरीयत में बाल औरत के नज़र नहीं आने चाहिए। मेरी अपनी बहनें आलमा हैं, शरीयत में हराम है आपकी आईब्रोज बनाना।
अब वो ये सब करके बैठी हुई है कि शहजादी हराम है, महरब हराम है। दिस इज चीप। इस चीज़ को रोकें, इस चीज़ को समझें, दुकानें बंद करें। बैठने को हम तैयार हैं, चीज़ें रिजॉल्व करने को हम तैयार हैं। हम बिल्कुल दीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बेसिक ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं। मेरा ज़ाती ज़िंदगी जीने का अंदाज़ और जो कॉज है उसमें फ़र्क है। आप इस चीज़ को समझें। अगर मैं मॉडर्न ड्रेसिंग करती हूँ तो वो मेरा एक ज़ाती, मेरा और मेरे खुदा का मामला है। आप इतना पावर रखती हैं कि आप खुद 2-3 हराम काम तो मैंने इस्लाम के लिए आपको बता दिए, करते हुए आप बैठे हुए बता रही हैं दूसरों को डिसाइड कर रहे हैं आप हराम हैं। दिस इज हाँ, तो ऐसा नहीं है। मॉडर्न ड्रेसिंग आप नहीं कर रही। आप पूरे कराची में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, आपको मॉडर्न से मॉडर्न ड्रेसिंग मिलेगी, आपको फैशन शोज मिलेंगे, आपको ड्रामे के फैशन शोज मिलेंगे। मैं क्यों एजेंट हूँ सिर्फ? एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट था कि आप लोग अपनी जो बात है ना उसको सीरियस नोट पर हुकूमत तक, इदारों तक पहुंचाएं। आप उनके साथ बैठें, पहले उनके मुताबिक बैठे, फिर उनको बताएं कि भाई हम सिर्फ अकेले नहीं कर रहे, हमारे ये देखें, ये भी कर रहे हैं। जो हमारी मॉडल्स हैं, जो हमारी आर्टिस्ट हैं, हम उनको आर्टिस्ट कहते हैं, वो भी तो जब उनके इवेंट्स होते हैं तो उनकी ड्रेसिंग आपने देखी है कैसी होती है, मोर वल्गर देन यू गाइस, ठीक है उसकी। लेकिन मैं उनको भी कहती हूँ, उनकी चॉइस है ना, एक प्रोफेशन है ना, एक प्रोफेशन है ना। मैं ये कह रही हूँ कि कानून साजी को क्लियर करें। जिस तरह का कानून होगा, जिस तरह की चीज़ें होंगी, हमें यहाँ पाकिस्तान में फ्रीडम हर किस्म का दिया गया है। आपका आइन में फ्रीडम, हमारे आइन में फ्रीडम है, बिल्कुल है। हम उस फ्रीडम से जी रहे हैं। आइन के अकॉर्डिंग चले। आप अपना आइन तब्दील कर दें, आप सऊदिया अफगानिस्तान का निज़ाम ले आएँ कि चली जाए ना ये डिज़ाइनर साहिबा, ये जो मिशी खान है ये अफगानिस्तान एक विजिट तो कराएं। शरीयत इनको इतनी पसंद है। मारिया बीकम ये बात कर रही हूँ, वो चली जाए ना। आप क्रिटिसाइज कर रही हैं, आप हमें तंग कर रही हैं, आप हमारी तस्वीरें यूज़ कर रही हैं, आप बग़ैर कंसर्न आप मेरी तस्वीर कैसे उठा सकती हैं? आप मुझे कह रही हैं आप एक एजेंडा के थ्रू आए हुए हैं। कौन सा एजेंडा है? केस करो ना मेरे ऊपर। आप केस क्यों नहीं कर रही? भाई मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना, इतना टाइम है। मुझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं पॉडकास्ट शुरू करने में, कहती हूँ टाइम नहीं है। मैं ज़ाहिर यूएन के साथ काम करती हूँ तो उसका बहुत एक इम्पैक्ट है। हाँ, तो आपको बताया कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ भी आई हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा ये है कि प्लीज़ दीन को मजाक ना बनाएं। आप लोगों ने दीन को मजाक बना दिया है। आप इस तरह हम पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आपके क्रिटिसाइज़ से मुझे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर डिफेमेशन का केस कर देंगे, मैं वो भी फेस करने को तैयार हूँ। हमारी ग्राउंड कम्युनिटी मारी जा रही है। पेशावर में जेनोसाइड हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप केपीके के जेनोसाइड को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। किसी सूबे की हजारों, आपके कराची में कितने लोग कत्ल हुए हैं आपकी इस हेट कैंपेन की वजह से। ऐसा ना करें। आपकी दुकान चल रही है, बहुत अच्छी चल गई आपकी, अब स्टॉप करें आप उसे। ये करना फिर फ़लस्तीन के नाम पे आप कर रहे हैं, इट्स गुड। आप डोनेशंस लें फ़लस्तीन पे, इट्स फाइन, आप सेंड भी करें, हम भी सपोर्ट करेंगे। हमने भी फ़लस्तीन के मार्च किए हैं, बिल्कुल। औरत मार्च ने मार्च किया, सिंध मूरत मार्च ने पार्टिसिपेट किया, हमारे बहुत सारे लोग। मैंने वाइट हाउस के आगे जाके झंडा लहराया था फ़लस्तीन का। हम भी अपनी तरफ से करें, आप भी करें, लेकिन आप हमें क्रिटिसाइज़ करें लेकिन फिर अपनी गिरेबान में झांकें। अगर शरई तौर पे हम आपको गलत लग रहे हैं और हमें लग रहे हैं कि हमें जान से मार देना चाहिए, तो देखिए आपकी आईब्रोज भी हराम है, आपका दुपट्टा ना पहनना भी हराम है, बाल दिखना हराम है इस्लाम में। आपके दिखते हैं तो आप हराम काम करेंगे, आपका वीडियो बनाना भी हराम है, फिर शरीयत फिर आप पे भी है। अगर आप एक्सट्रीम शरीयत नहीं तो लाइटर तो अप्लाई होती है। आईब्रोज का भाई मैं, मेरी सिस्टर्स नहीं बनाती, मैं उन्हें कहती हूँ बनाने, में कहती है नहीं ये सख्त मना है। चलें जी शहजादी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें खुलकर हो भी गई। कोशिश करेंगे आपको एक बार फिर जहमत दें किसी और प्रोग्राम में, एक और पॉडकास्ट में। तो नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी बातें, चीज़ें आपके जो जहन में रही होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।